नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका यादवेन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको यहां पे थंबनेल दिखाई दे रहा होगा कि हमारे यहां पे साइंस की क्लासेस चल रही थी, जो कि आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस थी। अब आपकी क्लासेस को यहां पर प्रैक्टिस सेट में कन्वर्ट किया गया है। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ग्रुप डी में वेटेज आपका 25 नंबर का रहता है साइंस का। इसी वजह से ये क्लास जो है आपके लिए खास होने वाली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर आपकी क्लासेस पहले भी हुई थी, तो अभी भी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे और ये आपके क्वेश्चंस वो रहेंगे जो वास्तव में 100% रिपीट हो सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मैं आज उनको यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में कराने वाला हूँ। आपको पता है कि इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है बाई एससी ऐप। यहाँ पर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, चाहे वो आपका साइंस का कोर्स हो या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई का कोई भी कोर्स हो, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बाई एससी एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस एप्लीकेशन पे। तो डाउनलोड जरूर करिएगा इस एप्लीकेशन को और इसके साथ साथ यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साइंस की क्लासेस है, तो बेटा साइंस के लिए कमर कस लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट जो माना जाता है या फिर जो बोनस पॉइंट देता है वो आपका साइंस का पोर्शन ही होता है। जिसने साइंस अच्छा कर लिया वो आपके ग्रुप डी में आगे पहुंच जाता है और जिसका साइंस खराब रह जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है जीके का पोर्शन जो है अच्छा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एग्जाम में तैयारी करोगे तो जीके की तैयारी करोगे, आप जीएस की करोगे, लेकिन कम तैयारी किसकी करोगे, उस पोर्शन की करोगे जो कि आपका कम पूछा जाता है। और यहीं पर खेल हो जाता है क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स में आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, और उसमें भी सबसे ज्यादा फिजिक्स का पोर्शन रहता है और फिजिक्स का वेटेज रहता है। तो भाई तैयारी करनी है साइंस की तो फिजिक्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बायो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, इसके बाद आप केमिस्ट्री पर भी फोकस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे तीनों का कंबाइंड रूप से प्रैक्टिस आपको कराना है। ये आपका स्टार्ट हुआ है आज से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जय माता की भाई। हाँ भाई, अच्छी राइटिंग वाले, ठीक है भाई, थैंक यू। इसी के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, यहां पे कहता है कि निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। एक बात याद रखना, वर्ड पकड़ने हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है सुरक्षा उपकरण। तो सुरक्षा के हिसाब से आपको उन चीजों पे देखना है। आपके अगर मैं ये कहूं भाई घर है, घर में बिजली ज्यादा हो जाए तो, यानी अचानक इतनी तेज आ जाए तो आपके पास में जितने भी उपकरण होंगे वो खराब हो जाएंगे। भाई अगर फ्रिज में ज्यादा करंट पहुंच गया, फ्रिज खराब हो जाता है। आपने देखा टीवी में ज्यादा करंट पहुंच गया, टीवी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, यानी उस करंट को कम करना पड़ेगा। आप कम तो करेंगे कैसे, तो यहां पर काम करेगा आपका फ्यूज। वो कहेंगे सर ये कैसे काम करेगा, तो भाई ये वायर है, वायर में लगा दिया जाता है फ्यूज बीच में, और ये फ्यूज क्या करता है, क्योंकि इसमें एक वायर यूज होता है और ये वायर कैसा होता है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट कम वाला, यानी यहां पे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब गल जाएगा। अगर तेज बिजली आती है तो ये वायर गल जाता है, जिससे आगे आपका करंट नहीं पहुंचता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो बच जाते हैं। ओवर करंट को ये क्या कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है, जिसके बाद में क्या हो जाता है, हमारे घर में जितने भी उपकरण है वो बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर ऊष्मीय प्रभाव तो हीटर में भी होता है, तो भाई यहां पे बात आ रही थी, मैंने बोला था सुरक्षा उपकरण, और सुरक्षा उपकरण आपका फ्यूज है, हीटर नहीं है। हीटर आपका बस ऊष्मीय प्रभाव के कारण गर्म हो रहा है, लेकिन ऊष्मीय प्रभाव के कारण गर्म होने के बाद उस सर्किट को खत्म कर दे रहा है, वो है आपका फ्यूज। इसलिए फ्यूज का यूज किया जाता है। टिन और शीशे की एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ब्राह्मण का हो गया गलत, कोई बात नहीं है, ए गलत हो गया है, डी मिल चुका है भाई। और लोग भाई शेयर कर दो, जितने भी साथी हैं शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपने सुना होगा जब हम पानी, हाथ जो है ना पानी में डालते हैं तो क्या होता है, भाई हमारा हाथ जो है ना सीधा नहीं दिखता। अरे सर कैसे, अगर मैं पेंसिल को भी डाल दूं
तो क्या होगा, वो भी सीधी नहीं दिखेगी। इसका मतलब है इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर बेंडिंग हो जाती है। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो डेंसिटी की वजह से होगी, और डेंसिटी की वजह से यहाँ पे लाइट जो है वो बैंड होती चली जाती है, झुकती चली जाती है। और इसमें हमें क्या करना है, हमें वो पता करना है, तो कौन से नियम का यूज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बोलूं कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा, ये क्या है आपका नॉर्मल है, इसे अविलंब कहते हैं। और ये लाइट एक मीडियम है, मैंने बोला ये एयर था, और इधर क्या है, पानी होगा। और जब पानी होगा तो क्या होगा, ये लाइट सीधे न जाकर क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, अब आप कहेंगे सर क्यों झुक जाएगी, भाई यहाँ पे पानी की डेंसिटी ज्यादा है। आपको भीड़भाड़ वाला इलाका मिल जाए तो आपकी गाड़ी धीरे चलती है ना, और किनारा ढूंढेंगे, किनारे से निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता है इसके साथ में। तो यहाँ पर पानी की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो ये झुकना स्टार्ट कर देती है। अब जब झुकेगी तो क्या करेंगे, अब इसका अपवर्तनांक निकालते हैं। ये आपका एंगल आई, ये एंगल आर, तो अपवर्तनांक निकाल लेंगे तो स्नेल का नियम का यूज करते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम यूज करते हैं। और वो क्या बताता है, वो बताता है कि आपका n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा स्नेल का नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पे हम रेशियो निकाल दें। क्या कैसे रेशियो निकालेंगे बेटा, स्पीड इसमें कुछ होगी, यहां पे लाइट की स्पीड कुछ होगी, वैक्यूम में स्पीड कुछ होगी, एयर में कुछ होगी, वाटर में कुछ होगी। तो इस प्रकार से हम यहां पे रेशियो निकालते हैं, और रेशियो निकालने के लिए हम स्नेल का नियम का यूज करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जहां पर अपवर्तनांक निकालने हैं तो डेंसर और रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो निकालने के लिए स्नेल का नियम का यूज करते हैं। आया समझ कि नहीं आया, आगे बढ़े। आता है आपका नंबर क्वेश्चन थर्ड। क्या दिखाई दे रहा है, प्रेगनेंसी को रोकना है तो गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका है जो यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये पूछा है यौन संक्रामक रोग, यानी हमें रोकना भी है प्रेगनेंसी को, और दूसरा क्या करना है, हमें एसटीडी से बचना है। ये क्या है, एसटीडी, रोगों के प्रसार यानी यौन संक्रामक रोग। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी जो सेक्स के टाइम पे ट्रांसमिट हो सकती है और उसकी वजह से रोग हो सकता है, उसे कहते हैं एसटीडी। तो गर्भ निरोध भी रोक सके और एसटीडी से भी बचा सके, ऐसा इनमें से कौन है, यहां पर यही पूछा गया है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो बेटा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, पुरुष नसबंदी। भाई नसबंदी कराने से प्रेगनेंसी प्रिवेंशन हो सकता है, लेकिन एसटीडी की बात नहीं कर सकते। जब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ऑप्शन नंबर बी कंडोम, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या हो, प्रेगनेंसी के लिए एक बैरियर का काम करता है, स्पर्म इसके अंदर रह जाते हैं, प्लस एसटीडी यानी फिजिकल बैरियर है, फिजिकल टच भी नहीं होने दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एसटीडी कौन सी बीमारी होती है, सिफिलिस होता है, गोनेरिया होता है, एचआईवी होता है। तो यहां पर जो एड्स होता है वो आपकी एक एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। लेकिन इसमें से बैरियर बनेगा कौन इसके लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कंडोम जो होगा वो यहां पे एसटीडी को भी रोकता है और बैरियर भी बन जाता है, किसके लिए, हमारे लिए, गर्भ निरोध के लिए। तो आंसर पता चल गया क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्या कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पे क्या लिखा है। सबसे पहले क्या कहता है, कोशिका की बात करता है। आपसे मैं कह रहा हूं कोशिका, तो मैंने बोला कि ये मेरे पास में क्या है, एक सेल है। ठीक है भैया, मैंने बोल दिया इसके अंदर एक सेल है। फिर क्या कह रहा है, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे एनर्जी मिल रही है, आप पढ़ रहे हो,
तो आप जहां बैठे हो आप चलोगे, आपका हाथ काम करेगा, आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, सबके लिए क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी जब ग्लूकोज जो है वो टूटना स्टार्ट करेगा। क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लूकोज जब ब्रेक होकर क्या बना देगा? पायरुवेट बना देगा। तो वहां पर हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बना देता है। जब मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन के परमाणु कितने होते हैं? 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? ये जो ग्लूकोज है ना, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होगा। अगर 6 कार्बन के परमाणु 3 में टूटेंगे तो मुझे कितने पाइरुवेट की जरूरत होगी? यानी एक पाइरुवेट में 3 कार्बन होंगे। एक पाइरुवेट में क्या है? 3 कार्बन होंगे। और मैंने यहां पे तोड़ा कितना था? 6 को तोड़ा था। तो मुझे कितने पाइरुवेट की जरूरत होगी? तो 2 पाइरुवेट की जरूरत होगी। और ये प्रक्रिया जो है ये कहां होती है? तो आप बताएंगे सर या तो ये साइटोप्लाज्म में हो सकती है, या फिर कहां होगी? या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो बेटा एक बात याद रखना, जब मैं पाइरुवेट बनने की प्रक्रिया बता रहा हूं तो ये कहां होगी? ये आपकी होगी किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें होगी? साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूटता है, ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यहां पे 6 कार्बन के परमाणु 3 कार्बन में टूटेंगे तो 2 पाइरुवेट मिलेंगे, और 2 पाइरुवेट टूटने की प्रक्रिया आपकी कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके बाद जो होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसमें मिलती है हमें एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। 36 एटीपी की एनर्जी कहां मिली? माइटोकॉन्ड्रिया में। और 2 एटीपी की एनर्जी कहां मिली? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। इसलिए इसका आंसर मिल गया आपका, बिल्कुल सही आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। भाई समझना है, समझने पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखा है, यानी जिस पदार्थ को आप वायर यूज करोगे वो आपका वायर रहेगा उसी पदार्थ का, और मोटाई भी उतनी ही रहेगी। किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए, यानी उस वायर को ना मैं 5 गुना बढ़ा देता हूं, तो उसका प्रतिरोध पूछा है। मैंने बोला मेरे पास में एक वायर था। क्या था? एक वायर था। ये मेरा पास में वायर है। मैंने क्या किया ना, सेम मोटाई का वायर, यानी एक ही पदार्थ का बना वायर, वो मैंने यूज कर लिया। अब ऐसे, यानी जो 1 मीटर का था वो मैंने अब 5 मीटर का यहां पे यूज किया है। क्या कह रहा है भैया? तो यहां पे उसके प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई हम यहां पे प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये होता है आपका फॉर्मूला। जब हम किसी वायर की बात करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? एरिया कहलाता है। ये जो है ये लेंथ कहलाएगी। और जिस पदार्थ का बना है उसकी रजिस्टिविटी भी होती है और उसके पास में रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये फॉर्मूला मेरा काम करेगा। अब बताओ, अब क्या बताना है? छोटा तार है तो यहां चाहे बड़ा तार है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई के समानुपाती हमें दिख रहा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस लंबाई को बढ़ा देंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लंबाई 1 गुना होगी, रेजिस्टेंस भी 1 गुना बढ़ेगा। लंबाई 5 गुना होगी, रेजिस्टेंस भी 5 गुना बढ़ेगा। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि ये 5 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 5 गुना हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? मूल का 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? ऋतु कुमारी ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही बताया। यानी तार को हमने 1 मीटर से खींचकर 5 मीटर कर दिया। करंट पहले जैसा बहेगा? नहीं बहेगा। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में ना यहां पे इतने कांटे हैं, इस पर कुछ कांटे बने हुए हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसके पास में, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मैंने क्या कर दिया, आप थोड़ा सा कहेंगे क्या, ठीक है झेल लेंगे, आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब मैं कहूं ना, मैंने ना 5 गुना कर दिया है, अब कांटे जो है ना वो आपको इतनी सी जगह पे नहीं,
5 गुना करने पर पांचों गुना पे मिलने हैं। भाई क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, तो आप करंट जो होगा वो धीरे धीरे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, इसी प्रकार से यहां पे भी क्या होगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। भाई फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, एक चालक का प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, चालक का प्रतिरोध दे रखा है। भाई मैंने बना दिया प्रतिरोध बराबर हो गया कितना, 15। ये मैंने इतनी एक पहली लाइन। फिर कहता है यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का, क्या कह रहा है, यहां पे प्रतिरोध जो है, यानी जो कह रहा है लंबाई जो है वो समान है। अगर इसकी लंबाई ये थी ना, तो मैंने क्या किया, इसकी लंबाई भी यही सेम रखी है। और फिर कहता है ना तिहाई त्रिज्या का, अब ये त्रिज्या ना इसने छोटी कर दी, लो इतनी छोटी कर दी, मैंने कर दिया इसकी छोटी त्रिज्या और समान लंबाई कर दी, ठीक है। पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का, यानी यहां पे जो रेडियस यूज हुई है ना वो 1/3 हुई है। आप समझ में आ गया। तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो दूसरे तार का प्रतिरोध निकालेंगे, फॉर्मूला मेरे पास में वही अभी जो यूज किया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए का यूज करेंगे। लेकिन हमें यहां पे केवल आर को यूज करना है, आर तो सर कहीं दिख नहीं रहा है। भाई ये अगर त्रिज्या कम हुई है तो ये क्षेत्रफल में ही तो आएगी, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें आर आता है, तो यहां पर मैं एरिया में इसकी जगह यूज कर सकता हूं। तो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के, तो हमारे पास में R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/3 के। लेकिन हमारे पास में पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, मैं अगर ये कहूं कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका R2 बराबर 1 समानुपाती हो जाएगा 9 टाइम्स। भाई रजिस्टेंस तो 9 गुना हो गया, रजिस्टेंस 9 गुना हो गया। अगर ये 9 गुना हो गया है तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले रजिस्टेंस के साथ में मैं क्या कर दूंगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि रजिस्टेंस जो है वो अब 9 गुना हो चुका है, और 9 गुना हो जाने की वजह से ये 135 ओम निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं होगा। क्यों सही हुआ, मैंने बोला पहले रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 15 ओम का, बिल्कुल, तार की लंबाई वही है, सेम तार लिया है, लेकिन इसने ना इसकी त्रिज्या घटा दी, इसकी मोटाई घटा दी, कितनी घटा दी, 1/3 घटा दी। तो मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, इसके लिए मैंने कहा रो एल अपॉन ए होता है, ए जो होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या की बात हो रही है, पाई का यूज है नहीं, हमें केवल आर का यूज करना है, तो मैंने यही किया, एरिया की जगह पे आर स्क्वायर ले लिया, और आर का यहाँ पे क्या करना है 1/3 करना है, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9, क्योंकि स्क्वायर लगा है, यानी R2 है ना वो 9 टाइम्स हो जाएगा, और मुझे पहले वाले का दिया है, तो ये 9 टाइम्स कितना हुआ, ये हो गया आपका 135। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भाई ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है कि आपके पास में ना गोली दर्पण है, क्या है, एक गोली दर्पण है, और गोली दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण। बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, भाई फोकस दूरी दे रखी है, क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, कितनी, 20 सेंटीमीटर की, चलो मान लिया। किसकी दे रखी है, अवतल दर्पण की दे रखी है, तो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, चलो मैंने ये भी मान लिया। अवतल दर्पण की कंडीशन आपने पढ़ी है कि यहां पर सारी कंडीशन क्या करती हैं, इसकी इमेज को उल्टा बनाती हैं। तो अवतल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो सर उल्टा नहीं सीधा दे रखा है। भाई इसकी 5 कंडीशन में ना एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज जो है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है। हमें सॉल्व ही नहीं करना, हमें बिना सॉल्व करे ही इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो देखो, इतना समझ में आ गया। यानी इसके पास में कंडीशन एक है जो इमेज को सीधा बनाती है। मैंने कहा ये है मेरे पास में एक अवतल दर्पण, ठीक है, इसका क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, तो ये हो गई इसकी फोकस दूरी, कितनी, 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि अगर इमेज जो है मोस्टली उल्टी बनती है, लेकिन
जैसे जैसे ये पास आएगा इमेज बड़ी होती चली जाएगी। क्या होगा, यहां से इमेज, यहां कोई वस्तु रखी है और पास आएगा तो इमेज बड़ी हो जाएगी लेकिन सीधी उल्टी बनेगी। ये और पास आएगा तो और सीधी होगी लेकिन उल्टी बन, मतलब और उल्टी बन जाएगी। ऐसा ही एक सिस्टम आएगा कि यहां से इमेज जो है इससे यानी फोकस से और पोल से, इस बीच में जो इमेज बनेगी, यानी इस बीच में अगर वस्तु को रख दूंगा तो इमेज जो है ना वो पीछे की ओर बनेगी, और पीछे की ओर जो बनेगी ना वो उल्टी नहीं, ये बनती है सीधी। ये कहां बनती है, यही एक कंडीशन है जहां पे वस्तु ना सीधी बनती है, इमेज जो है ना वो सीधी बनती है। बाकी सारी कंडीशन में इमेज उल्टी बनती है। और हमसे सीधा पूछा है वस्तु को कहां रखना पड़ा है, फोकस और पोल के बीच में, और फोकस और पोल के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दो वस्तु बड़ी बनेगी लेकिन सीधी बनेगी। और सीधी इमेज कैसी होती है भाई, वर्चुअल होती है, और वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हम जैसे जैसे इसको पास ला रहे हैं वस्तु उल्टी की जगह पे एक कंडीशन पे जाके सीधी हो जाती है। शुभम राजपूत, जय माता दी भाई। अब ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 आया समझ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोशिका, भाई फिर आ गया कोशिका। जब मैं कोशिका की बात करता हूं तो कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल की। किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। तो ये है आपकी सेल। सेल के पास में क्या होता है, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जहां पे डीएनए भी मिल जाएगा और राइबोसोम्स भी मिल जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर रहने वाला है। यानी आपसे अगर मैं कहूं क्या लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, क्या ये सही होगा, तो बेटा ये याद रखना यही सही हो जाएगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना तो फिर क्या होगा, तो यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में डीएनए भी होना चाहिए। तो यहां पे इसके पास में अपना डीएनए होता है, और डीएनए के साथ साथ वही प्रोटीन चाहिए, से प्रोटीन के लिए से क्या चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए। तो डीएनए भी रहेंगे और राइबोसोम्स भी रहेंगे किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये खुद मतलब अकेला ही है, तो भाई नहीं, एक पार्ट और है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, यानी लवक कहते हैं, जो कि प्लांट सेल में मिलने वाला है। और प्लांट सेल में मिलेगा तो वो ये क्या है, ये क्या करेगा, ये भाई फूड फैक्ट्री है। जैसे आपकी पत्तियां किचन होती हैं, ऐसे ये फूड फैक्ट्री है। क्यों है फूड फैक्ट्री, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये इतनी चीजें कर रहा है, तो क्यों ना इसको डीएनए दे दिया जाए। तो इसको भी बेटा डीएनए दे दिया जाता है, और इसके पास में राइबोसोम्स भी मिलता है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए। सेल को क्या चाहिए, प्रोटीन ही तो चाहिए। सेल को प्रोटीन मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ गोल्जी को आएगी, गोल्जी का है तो पैकिंग में काम आता है, केवल पैकिंग करता है ये प्रोटीन की। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ गोल्जी का है ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम। ये आपकी प्रोटीन, अगर आपकी सेल के पास में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया फिर क्या करेगा, तो लाइसोसोम ही है उसे अट्रैक्ट करने का काम करता है, और उसको क्या करेगा, अगर वो ज्यादा ही हार्मफुल है तो वो खुद फट जाता है, वो लाइसोसोम ही फट जाता है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। आया समझ। राजू कुमार का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, सभी जानते हैं भाई, सब जानते भी हैं। यहां पे बोला गया है निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो मुझे ए का कार्य बताना है, मुझे बी का कार्य बताना है। तो मेरे को अगर ए और बी के कार्य बताने हैं तो पहले मुझे खुद पता होना चाहिए ए और बी है क्या। तो आपसे बोला गया ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। तो आप जानते हैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाती है तो यहां पे ये क्या है, यहां पे अंडे बनते हैं। अब ये अंडा जो है वो कहां जाता है, वो यही अंडा जो है वो यूटेरस तक पहुंचता है। ये जो पार्ट है ना बी,
इस बी को क्या कहते हैं, ये फैलोपियन, यानी यहां तक पहुंचने के लिए एक ट्यूब है जो काम करती है, और वो कौन है ट्यूब, तो बी आपका एक ट्यूब, यानी जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। अब ए का पूछा जा रहा है, ए क्या है भाई, ए से ही नीचे की तरफ में आपको गर्भाशय दिखता है, जहां पे भ्रूण दिखते हैं, यानी भ्रूण का विकास होता है, जो भ्रूण है उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, जो कि गर्भाशय से चिपक जाता है और विकास होता है। तो आपसे अगर मैं कहूं कि ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां पे निषेचन हो गया, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहां एग से स्पर्म मिल गया, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये ए काम आता है, लेकिन एक करता क्या है, ये भ्रूण का विकास करता है, ये यूटेरस है, और यूटेरस है तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण का विकास होना स्टार्ट होता है, इसलिए आपका पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे भ्रूण का विकास करने वाला, जहां पे भ्रूण प्रत्यारोपित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ए दिखा रहा है भ्रूण का प्रत्यारोपण, और बी कह रहा है अंडाणु का निषेचन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही सही हो जाएगा। आया समझ, सी कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों सही है, क्योंकि ए यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट में जैसे ही यहाँ पे स्पर्म सेल अंदर पहुंचती हैं, क्या होगा, यहां से स्पर्म सेल पहुंचती हैं ऊपर, तो स्पर्म सेल पहुंचने के बाद में कहां पहुंचती हैं, ये आपका पहुंचेंगी फैलोपियन ट्यूब के पास में, और फैलोपियन ट्यूब से अंडा जो है वो यहां मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में ही यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये ही पार्ट जो है वो कहां आ जाता है, वो इस पार्ट में आ जाता है, ऑप्शन यानी भ्रूण वाला पार्ट जो है वो कहां आ जाता है, वो आपके यूटेरस में पहुंच जाता है, और यूटेरस में ही उसका पूरी तरह से विकास होता है, और पूरी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट वहीं होता है। आया समझ, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन के आंसर भी दे दिया करो, जुड़े रहने से मतलब नहीं होता है, आपको यहां पे इन्वॉल्व भी होना होता है, तो बेटा आंसर भी देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है, मेरे पास में ना 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, फिर क्या कहता है, हमें ना असंतृप्त कार्बन यौगिक से सबक का मतलब बताओ, यानी ऐसा कौन सा सूत्र है जो अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक से संबंधित है। सर हाइड्रो, ये क्या है, ये तो बेटा हाइड्रोकार्बन है, जब मैं इनकी बात कर रहा हूं सी और एच हैं, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में मैं कैसे कहूंगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है या फिर संतृप्त है, तो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जब ये बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड से ही पता चलता है कि सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। जब मैं आपकी सैचुरेटेड की बात करूंगा, यानी संतृप्त की बात करूंगा, तो संतृप्त कौन से होंगे, जहां पे सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो ऐसे वाले पार्ट को हम कह देते हैं एल्केन। तो एल्केन वाले पार्ट कौन है, सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट हैं। अनसैचुरेटेड की बात की जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं क्या कहूंगा, सर यहां पे ना, यानी मैं ही कह रहा हूं, डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाएगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो डबल वाले को मैं कह दूंगा एल्कीन, और ट्रिपल वाले को कह दूंगा एल्काइन। ठीक है, सिंगल वाले को क्या कह दिया, एल्कीन, डबल वाले को एल्कीन, ट्रिपल वाले को एल्काइन, और राजू कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चेक करते हैं बेटा, जब यहां पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं, तब आपको यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है C4 जो है, अगर कार्बन 4 हैं, तो आप खुद सोचो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो ये किसका पार्ट होगा, तो मुझे यहाँ पे एल्कीन या फिर एल्काइन का पार्ट बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है CnH2n माइनस का 2। क्या होता है, CnH2n माइनस 2, CnH2n और CnH2n प्लस 2। तो ये क्या है, ये हो रहा है 4 का दुगना 10, 4 का दुगना तो 8 है, और 8 में 2 जुड़ गया है, और ये फॉर्मूला बनाता है CnH2n प्लस 2। सर ये वाला फॉर्मूला तो सर एल्केन का होता है, भाई समझ गए ना, यानी
कार्बन जितने हैं उसका अगर दुगना करके 2 जोड़ दिया जाए तो वो एल्केन है, तो ये एल्केन का पार्ट है। और मुझे बताना है असंतृप्त, और असंतृप्त के लिए मुझे चाहिए डबल या फिर ट्रिपल। अब बात करते हैं C3 की। 3 के दुगने 2, यानी 3 के दुगने कितने 6, और 6 में 2 जोड़ दिया 8, ये भी एल्केन हो गया। C2H4 की बात करेंगे, 2 का दुगना 4, भाई यही अलग दिख रहा है। बाकी इसको देखेंगे, 2 में दुगने 4 और 4 में भी 2 जुड़े हुए हैं, यानी ये भी एल्केन है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जी सी के साथ में है, वो बहुत सही आंसर दिया है राजू भाई ने। और इसी प्रकार से आपको हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही आपके अनसैचुरेटेड पार्ट होते हैं, तो ये भी याद आपको रखना है कि किस प्रकार से अनसैचुरेटेड पार्ट जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भाई प्रिज्म की। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जानते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। तो मैं बताता हूं यहाँ पे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, ये है आपका प्रिज्म। और अगर ये प्रिज्म है तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे जाएगी। क्या क्या जाएगी, एक लाइट रे जाएगी, जो कि मैंने ब्लैक कलर से ही दिखाई। ये लाइट रे जाती है, और लाइट रे जाने के बाद में क्या होगा, लाइट रे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाती है। अब आप कहेंगे कैसे, ये लाइट रे जो जाती है वो इससे टकराती है, और प्रिज्म से टकराने के बाद में ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाती है। फिर क्या होता है भाई, फिर ये एक नहीं 6 प्रकाश निकलते हैं। सर 6 प्रकाश निकलते हैं मतलब, तो बेटा वो वही मैं बता रहा हूं कि एक पार्ट है विविग्योर। तो आपने नाम सुना होगा कि एक जो है वो है विविग्योर, BIB, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, BIBGYOR। ठीक है, यहां से ना करके यहां से करते हैं, BIBGYOR। ठीक है, ये मैंने सारे लिख दिए। अब आपसे मैं कहूं कि हाँ ये कैसे बताया जाएगा, बेटा अगर सबसे कम बेंड हुआ है, सबसे कम झुका है, तो वो पार्ट आपका कौन सा होगा, वो आपका लाल कलर होगा। और दूसरा बात आता है भाई इसमें, दूसरा जो कलर है वो है ऑरेंज, यानी रेड के बाद में जो ज्यादा झुकता है रेड से, वो ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ना वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है। और अगर इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना, तो इसी वजह से बेटा ट्रैफिक में यूज किया जाता है। क्या होता है, ट्रैफिक में यूज किया जाता है। जब मैं ऑरेंज की बात कर दूंगा तो इसकी वेवलेंथ रेड से कम होगी। इसी प्रकार से हमारे पास में येलो वाला पार्ट है, तो यहां से आपका तीसरा हो गया येलो। येलो के बाद में तो और बैंड होगी, तो वो कौन सा है, वो है आपका ग्रीन वाला पार्ट। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर ग्रीन जो है वो ये आ रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे ब्लू वाला पार्ट है, तो ब्लू को भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ब्लू यहाँ पे हो गया। फिर आप कहेंगे सर इंडिगो वाला पार्ट है, तो इंडिगो वाला कलर ये मैंने दिखा दिया। और लास्ट आप कहेंगे सर पर्पल भी है, तो मैंने यहाँ पे पर्पल भी दिखा दिया। तो आप कहेंगे क्या कि जो मैंने यहाँ पे दिखा रहे थे ना, कि जो अगर आपका व्हाइट कलर का प्रकाश है वो प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो उसमें ना 7 कलर दिखाई देते हैं। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में ना 7 कलर होते हैं। इसी वजह से आपको इंद्रधनुष 7 कलर में दिखता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो हमें दिखाई देता है, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो हमें कम दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से कहा जाए, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो भाई वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, आसमानी की ज्यादा है या फिर नारंगी की ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर आसमानी की ज्यादा होगी, और जब आसमानी की ज्यादा है तभी तो वो मैं यहां से दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, आसमानी जो कलर है वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कि आसमानी रंग की किरण जो है वो क्या होगी, ज्यादा झुकेगी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आसमानी कलर की जो किरण है वो ज्यादा झुकती है। ठीक है भाई, हमारी आंखों तक प्रकाश सबसे पहले कौन सा पहुंच रहा है, आप कहेंगे रेड दिखता है, लेकिन जब ऊपर से आ रहा होता है तो पहले हमें आसमान ही दिखाई देता है। इसी वजह से आपका जो आसमान का कलर है वो स्काई ब्लू दिखता है, और यहाँ पे बहुत सारे कण हैं। जैसे आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे तो आपको ब्लैक कलर का आसमान दिखाई देने लग जाता है। राजू कुमार ने डी बताया, बेटा डी गलत होगा। नारंगी रंग की किरण अधिक नहीं झुकती है। आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हो कि सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, उसके बाद ही
ऑरेंज की होगी, लेकिन वेवलेंथ नीचे की ओर जा रहे हैं तो ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाले पार्ट ही है, तीनों चारों की बात करेंगे तो ये जो है वेवलेंथ इनकी ज्यादा होती है, ये ज्यादा झुकते हैं, इसलिए आसमानी जो है इनमें ज्यादा झुकेगा, क्योंकि नारंगी और आसमानी की तो बात की गई है, तो इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? ये कहता है निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंद होते हैं? भाई एकल बंद अभी तो बताया था, एकल बंद का मतलब है जहां पे सिंगल बॉन्ड लगा हो, यानी वो कितनी शेयरिंग कर रहा है ये हमें पता हो। जैसे आपको दिख रहा है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कहूं सर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे सर परमाणु क्रमांक होता है 6, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो होता है सर 8। तो इसके लिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो बन जाएगा 2 और 4, और इसके लिए बनेगा 2 और 6। आप देखेंगे इसे कितने की जरूरत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अष्टक चाहिए, यानी आखिरी वाली लाइन जो होती है, आखिरी वाला जो कक्ष होता है उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसे कितने की जरूरत है? इसे 4 की जरूरत है। इसे कितने की जरूरत है? इसे 2 की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के साथ में बॉन्ड करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? तो भाई मैं सी को लेके चलता हूं, इसको कितने की जरूरत है? इसको 4 की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कार्बन के चारों को लिख लेता हूं। ठीक है, मैंने चारों को यहाँ पे दर्शा दिया कि भाई 4 हैं और 4 चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 6 हैं। तो मैं 6 की बात कर लेता हूं कि ऑक्सीजन के पास में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, ये भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूं। तो फिर क्या किया जाएगा बेटा? तो यहाँ पे अब चलेगी शेयरिंग। शेयरिंग कैसे होगी? कार्बन चाहेगा कि मेरे पास में ना मुझे 4 चाहिए, तो 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कहेगा कि 2 तुम दे दो, 2 तुम दे दो। ये क्या कहेगा कि मुझे ना 2 तुम दे दो, 2 तुम दे दो। तो ये क्या करता है, कार्बन जो है वो इस वाले ऑक्सीजन से 2 उठा लेता है और इस वाले ऑक्सीजन से 2 उठा लेता है। कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 इस पे थे, यानी 8 हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ऑक्सीजन को भी तो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 6 हैं। इसे चाहिए कितने? 2। तो 2 इसने यहाँ से उठाए और 2 इसने यहाँ से उठाए। तो आप क्या कहेंगे? सर ये 2 का बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 की शेयरिंग चल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी ए तो हमारा डबल बॉन्ड निकला, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिंगल बॉन्ड चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फिर ऑक्सीजन के बारे में बताऊं तो ऑक्सीजन के पास में पहले से ही 6, इसे 2 चाहिए, डबल बॉन्ड ही बनेगा ना। ये भी क्या बन जाएगा? ओ डबल बॉन्ड ओ। लेकिन CH4 की बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो है कार्बन, कार्बन को कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है। और हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? भैया इससे तो 1 ही चाहिए। तो इस यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ता चला जाता है, और चारों में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही शेयरिंग चल रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर समझ में आया? कैसे इसका आंसर? बेटा इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, इतने प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। CaSO4 की बात करते हैं। ठीक है, CaSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ती हैं? भाई मेरे ना पल्ले पड़ा सर, मुझे समझाओ पहले। ये कह रहा है भाई CaSO4 है, अगर इसको क्या किया जाए, जल के साथ में इसकी क्रिया कराई जाए तो यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के अणु कितने पहुंचेंगे? तो ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये बनाएगा क्या सर? ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। सर यहां पे आधा जल है और यहां पे जल की मात्रा पूरी है, तो अब क्या किया जाए? क्योंकि मेरे पास में आधे जल का मैं क्या करूंगा? तो ऐसे करते हैं, चलिए सर यहां पे ना 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर जल के साथ में 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक हमारा H2O निकल के आ जाएगा। फिर मैं क्या कहूं
कि अगर यहाँ पे जल तो बराबर कर लिया, CaSO4 भी तो 2 हो गया, तो बैलेंस कर लेना, ये हो जाएगा आपका 2CaSO4। अब बताओ, हर वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा हुआ है? CaSO4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए फॉर्मूला यूनिट कितना बनेगा? 2 बनेगा। यानी कितने क्रिस्टलीकरण बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बताओ कितनों का आंसर सही है? सी। भाई राजू कुमार का आंसर सी है, सी। यानी सी ही बेस्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि CaSO4 को अगर मैं H2O के साथ में बनाता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक आपका क्रिस्टलीकरण होगा, और क्रिस्टलीकरण के साथ में आप देख पा रहे हैं कि CaSO4 के साथ में मुझे दो कार्बन, दो की मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा। वरना क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 ना लेता, अगर यहाँ पे मैं 2 हटा दूं तो क्या होगा? मेरे पास में आधा जल है। अब यहाँ लेकिन मैंने जो क्रिया कराई थी उससे तो मेरे पास पूरा जल था, तो पूरे पानी को लाना है तो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। ये है आपका श्वसन तंत्र का, रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन की मैं बात करूं, आपने ली सांस, और सांस लेने के बाद में जो हमने जो ऑक्सीजन आप कहते हैं ना, यानी हम लेते सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन हमारा फिल्टर हो जाता है। हमने लिया गैसेस को, गैसेस जाती हैं हमारे कहाँ पे? हमारे जाएंगी नाक में, नजल कैविटी से होते हुए अंदर पहुंचती हैं। अंदर आप देखेंगे हमारे पास फेरिंग्स पाया जाता है, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स पाए जाते हैं, उसके बाद ट्रैकिया पाया जाता है, और सांस कहाँ पहुंच जाती है? ये डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़े में पाई जाती हैं एल्वियोली, और एल्वियोली यहाँ पे ऑक्सीजन को फिल्टर कर पाती है। जैसे ही ऑक्सीजन को फिल्टर करती है, वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देती है। अब ब्लड लेके जाता है उस ऑक्सीजन को सेल के पास, और सेल क्या करती है? सेल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज मिलकर क्या कर देते हैं? हमारे पास में एनर्जी का निर्माण कर देते हैं, और वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देते हैं। ये प्रोसेस है रेस्पायरेशन की, ठीक है। लेकिन 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 हमसे तो कुछ और ही पूछा गया सर, हमसे तो ना नाम पूछे गए हैं। ये पार्ट आप देख पा रहे हो ना, एक पार्ट है ए, इस वाले पार्ट का नाम बता दो, ये जो पार्ट है इस वाले का नाम बता दो, नीचे वाले पार्ट इसका नाम बता दो, ए बी और सी का नाम बता दो। तो भाई क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ये नजल कैविटी से जाते हुए फेरिंग्स में पहुंचता है, तो सबसे पहले आपका ए पार्ट कौन सा हो गया भाई? ये तो फेरिंग्स हो गई। ए क्या हो गया? फेरिंग्स हो गई। तो ए वाला फेरिंग्स क्या है? एक सी में दे रखा है, एक ए में दे रखा है, बी और डी गलत हो जाएंगे। राम राम भाई साइलेंस लर्नर, राम राम भाई, बहुत लेट हो गए, क्लास बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास जो है वो रोजाना हुआ करेगी, शाम को 5 बजे आप मेरे साथ में साइंस के लिए जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा रहा हूँ, और आपको चीज़ें समझ में जरूर आएंगी। अब बढ़ते हैं बी की बात करते हैं। मैंने कहा लैरिंग्स, जैसे ही फेरिंग्स में जाएंगे फिर हम जाते हैं लैरिंग्स में। यही है ये जहां पे आप बोल पाते हैं, यही पार्ट है जहां से आप कहते हैं वाइब्रेट होता है, यही पार्ट है जिसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, और यहां से हम बोल पाते हैं, और सांस हमारी यहीं से निकल के भी जाती है। तो बी क्या है? बी हमारा हो जाएगा वोकल कॉर्ड्स के, यानी लैरिंग्स वाला पार्ट। तो इसमें भी लैरिंग्स, इसमें श्वास नली दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है वो हमारा नीचे की तरफ मिलता है, जहां से आपकी सांस जो है, आपकी गैसेस जो है वो डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद आप ब्रांचेस में देखते हैं कि वो हमें क्या मिलता है? हमें फेफड़े दिखाई देते हैं। आया समझ? तो आप यहां पे समझ पाए कि किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो इसी प्रकार से आप रोजाना मेरे साथ में जुड़ते रहेंगे, अच्छे तरीके से हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 15। भाई पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। भाई द्विविस्थापन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं यही नहीं पता, मैं कैसे बता दूं कि यहां पे आंसर क्या होगा? मुझे द्विविस्थापन नहीं पता है। तो पहले समझते हैं, मेरे पास में ना एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट ने क्या कर दिया? ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, इस वजह से ना इसने दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया। और ये क्या है? इसे कहते हैं सरकारी नौकरी वाला। ये पहले वाले को हटा देता है और खुद उस जगह पे आ जाता है। इसलिए पाओ भाई, सरकारी नौकरी पानी है तो बाईएससी से जुड़ जाओ, आपके एलिमेंट को कोई नहीं हटाएगा, आपके एलिमेंट आपका ही रहेगा। तो यहां पे यही याद रखना, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट।
क्या कहेंगे उसे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सर इसका एग्जाम्पल भी बता दो। बिल्कुल भाई एग्जाम्पल भी बताते हैं। तो आप यहां पे क्या बताएंगे? मेरे पास में क्या है, मैंने कहा Zn है, ठीक है। मैंने Zn की अभिक्रिया कराई CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से, करा दी। आप क्या देखेंगे ना कि ये जो है ना Zn जो है ना, Zn ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करता है, इस SO4 को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इसके पास में ना गवर्नमेंट जॉब है, और जॉब अगर है तो इस वाले का ये कहते हैं ना, इस वाले का पार्ट जो है अपनी ओर खींच लेगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4। और जो कॉपर है ना, ये अब अकेला रहेगा, ये तन्हाई वाले गाने सुनेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर, यानी इस तरीके से, ठीक है। इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मैं कहूं कि सर मुझे तो जानना है डबल, क्योंकि हमें तो पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहां पे आयन का ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? आयन का ट्रांसफर होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल ही बता दो। भाई एग्जाम्पल जैसे ही बताऊंगा आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि आप देखेंगे Na2SO4, क्या है Na2SO4, इसकी अभिक्रिया करा दी वेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से, क्या होगा? ये ना दोस्त थे आपस में, ये दोनों दोस्त थे, और इन दोनों दोस्तों ने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया, क्या? अपने आयंस को, ठीक है। आयंस को एक्सचेंज करने के बाद क्या बना? तो इस Ba ने ना इसके SO4 को छीन लिया, और इसने Na वाले ने, ठीक है तूने मेरा छीन लिया मैं तेरा छीन लेता हूं, ये चलता है, तूने मेरा छीना मैं तेरा छीन लेता हूं। क्या हो जाएगा? Ba ने किसको छीना है? SO4 को, तो ये हो जाएगा BaSO4। और सी इसने Na वाले पार्ट ने क्या कर दिया? अब इसके साथी को छीड़ा और NaCl2, तो NaCl2 क्यों ना बना के इसे बनाएंगे 2NaCl। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के आपके क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। यहां भी Fe, यहां Zn, यहां Pb, इसके साथ में इन तीनों के साथ में कोई नहीं है, लेकिन ये बाद में कपल बन जाते हैं और इनके साथ वाला पार्ट जो है वो आपका छूट जाता है, दूसरे में पहुंच जाता है, ठीक है। साइलेंस लर्नर ने बता दिया है Na2SO4। भाई कैसा है? ब्राह्मण भाई बहुत बढ़िया है। सर जी मुझे पता नहीं था, क्या? अच्छा ठीक है ना, पहली दिन क्लास चली है, मैंने भी नहीं बताया था, इस वजह से बच्चे नहीं आ पाए ज्यादा, लेकिन हाँ क्लास आपकी इसी प्रकार से रोजाना चलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कहता है 16? आपने एक पत्ता देखा होगा जिसे हम कहते हैं नेटल प्लांट, एक पेड़ देखा होगा, पौधा देखा होगा, नेटल प्लांट। अब मैं इस फोटो नहीं लेके आया हूं, लेकिन आप सर्च करके देख लेना, कल से मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को दिखाने की। बिच्छू बूटी बोला जाता है, नेटल प्लांट बोला जाता है, जिसके जो पत्ते होते हैं ना, थोड़े से कांटे टाइप के होते हैं, और वो चुभ जाते हैं, और चुभ जाने पर क्या होता है, ये मैथोनिक एसिड जो होता है उसे इंजेक्ट कर देता है, जिससे जलन होती है। यानी अगर आप नेटल प्लांट के पत्ते के पास गए और वो जैसे ही चुभ जाता है ना, तो वो एक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, और वो एसिड कौन सा है? मैथिनोइक एसिड है। और यही मैथिनोइक एसिड आपकी बॉडी में उस जगह पर जलन का और दर्द का काम करता है, ठीक है। हेलो सर जी, आप तो आज ही मिल गए। बिल्कुल भाई आज ही मिल गए, शाम को 5 बजे भी मिल जाया करेंगे। इसी प्रकार से रोजाना आपकी क्लास चलती रहेंगी। शाम को 5 बजे मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, तो साइंस के अगर चैप्टर पढ़ने हैं तो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुका है, बी दोनों सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि बिच्छू बूटी जो पत्ता होता है, नेटल प्लांट्स का जो पत्ता होता है, वो अगर चुभ जाता है ना, तो वो इस वजह से जलन करता है, क्योंकि उसमें मैथेनिक एसिड होता है, और मैथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है, तो वो पूरे पार्ट को दर्द और जलन में भर देता है। बी क्या है हमारा? सेकंड क्या कहता है? चुभने वाले स्थान पर ना बेकिंग सोडा लगा लो। भाई बेकिंग सोडा क्यों लगा लो? दिमाग आएगा, बेकिंग सोडा करेगा क्या? क्योंकि बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और ये क्या है? अपने आप में क्षार है। ये क्या है? अपने आप में क्षार है। तो क्षार है तो क्या करें भाई? क्षार है तो हमें क्या करना है भाई? क्योंकि हम जानते हैं एसिड के साथ में बेस की क्रिया अगर करा देंगे तो हमारे पास में जो सॉल्ट और क्या बनेगा? H2 होगा। लेकिन ये सॉल्ट क्या कर देगा? इसे न्यूट्रल कर देगा, और हमें उदासीन ही तो करना है, दर्द को उदासीन करना है, तो मुझे बेस की जरूरत होगी। और बेस कौन है यहाँ पे? बेकिंग सोडा है। इसलिए आपका सेकंड भी सही है, और आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो। ए तो कह रहा है केवल कथन सेकंड नहीं, दोनों कथन सही है। कथन सेकंड कथन फर्स्ट से संबंधित नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी सही है आपका, साइलेंस लर्नर का आंसर डी आंसर है। चित्रांशी गलत हो चुका है, बी ऑप्शन गलत हो गया है, डी आंसर सही होगा। और राजू कुमार ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सही आंसर है। सबसे पहले साइलेंस लर्नर ने आंसर दिया था और बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया था। बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भाई ये है आपका प्रकाशिक से रिलेटेड, यानी हम यहाँ पे प्रकाश वाला पार्ट जो है, चैप्टर जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य अक्ष यानी मेजर एक्सिस की बात कर रहा है, वह बिंदु जो गोली यानी गोली दर्पण के P और F के बीच की दूरी को दुगनी दूरी पर स्थित होता है, क्या कहलाता है। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है एक तो आपके पास में ना मुख्य अक्ष है, मैंने क्या किया, एक बना दी मुख्य अक्ष, ये बन गई मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि मुख्य अक्ष तो है ही, लेकिन आपका ना एक दर्पण है, गोली दर्पण है। मैं एक दर्पण ले लेता हूं जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण अवतल दर्पण का ही पार्ट है, तो मैंने क्या किया, यहां पे अवतल दर्पण बना दिया। तो ये क्या है, आपका अवतल दर्पण का पार्ट हो गया, ठीक है। ये अवतल दर्पण बना दिया। लेकिन सर अवतल दर्पण बनाने के लिए ना आपको ना एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी, तभी तो उसे कहेंगे कि दर्पण है। पॉलिश कर दी मैंने, इसके उभार वाले पार्ट पर, बाहर वाले पार्ट पर क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दी। अब ये मिरर का काम करेगा, ठीक है। P और F के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो सबसे पहले ना मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके पास में पॉइंट कौन से होते हैं। तो भाई ये जो पॉइंट है ना, इसे कहा जाता है, इस दर्पण के बीच का पार्ट पोल कहलाता है। इस पोल से कुछ दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है, और फोकस से कुछ दूरी पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है जो इस पूरे वृत्त को कर देगा पूरा, यानी ये खोखला गोला है और इसको क्या कर देगा, इसे पूरा बना देगा। इसलिए क्या एक सेंटर है गोले का। अब आपसे बोला गया है गोली दर्पण के P और F के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, यानी P और F के बीच की दूरी मैंने मान ली स्मॉल r है। अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो दुगना करने पर क्या होगा, तो बेटा याद रख लेना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। सर ये R कहां से आ गया, यहां आपने तो स्मॉल r लिखा है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब मैं फोकस को दुगना कर दूंगा ना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बताएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वक्रता केंद्र फोकस का दुगना होता है और फोकस वक्रता केंद्र का आधा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आंसर क्या है, साइलेंस लर्नर का, राजू कुमार का। जाने का मन तो नहीं है लेकिन काम करना है भाई, ठीक है, काम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। वैसे भी क्लास आपकी कंप्लीट होने ही वाली है, लास्ट क्वेश्चन और है, इसी के कर लेते हैं, फिर हम कल से अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। आज की क्लास हम पहली क्लास है तो पहली क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको देना है, मेरे को आंसर नहीं देना है। इसका आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में देना है, और याद रखना इसका आंसर आप लोगों को सही देना है, और हाँ सभी को देना है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई अगर आपको आंसर देना है तो आप यहां पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला यंत्र कौन सा है वो आपको बताना है, उस उपकरण का नाम बताना है। तो जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा और हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है ही नहीं, यानी आपकी क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन होने के बाद में आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इसी तरीके से इतनी इजी वे में पढ़ना है तो आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा। कहां जुड़ना होगा, तो हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आपको हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ना होगा। सर ये एप्लीकेशन कहां मिलेगी, तो बेटा ये एप्लीकेशन मिलने वाली है आपको कहां पर, प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आप BYSC ऐप को। डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर और लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, नए हैं तो, पुराने हैं, पुराना अगर तो होगा तो अच्छा है, और नहीं है तो भाई वो सीधे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर पुराने हैं तो लॉगिन और नए हैं तो रजिस्टर फिर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चित्रांशी चौहान आपको भी आंसर देना है, राजू कुमार आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रक्त ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है। बाकी के 4 ऑप्शन भी दिए गए ना,
उन चारों ऑप्शन के भी कोशिश करना कि उनको भी सही आंसर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे पास में बहुत सारे बैचेस हैं, तो आप अगर बैचेस खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पेड कोर्सेज में। तो पेड कोर्सेज में जाके आप सारे बैचेस को खरीद सकते हैं। सारे का मतलब जो भी आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर आप यूजफुल बैच पाना चाहते हैं, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सस्ते में तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 99 रुपए में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो मात्र 99 रुपए में आप बैच खरीद सकते हैं हमारे साथ में, और आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। बेहतरीन बैच है। अगर आप चाहते हैं तो पहले बाईएससी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करिएगा, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा डेमो देखने के बाद में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी ये क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको अगर ये अच्छी लगी है तो इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप डी का साइंस भी पढ़ाया जाए, तो आप मेरे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। और आपको क्या और चाहिए एक्स्ट्रा में, वो भी चीजें बताइएगा। और आपके कोई डाउट होते हैं तो डाउट भी मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आप मेरे साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ में आगे पढ़ना भी चाहते हैं, और उसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट भी रहना चाहते हैं। तभी तक आप मुझे पता चलता रहेगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी समय में। चित्रांशी, तुम्हारा दिल ले कौन ले गया है, पहले तो ये बता दो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलो फिर मिलते हैं। तुम कमेंट में आंसर दे देना, तभी समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आंसर सही मिले, मैं वहीं पर आपके कमेंट का भी आंसर दे सकता हूं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।